आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। एक छोटा सा गांव था अफ्रीका के टंजानिया में, जहां मांबा नाम की एक लड़की रहती थी। उसको रोज सुबह बहुत जल्दी उठकर दूर कुएं से पानी लाना पड़ता था। घर आकर वो अपनी मम्मी की हेल्प करती और बकरियों की देखभाल भी करती थी। उनके पास बस एक छोटा सा पथरीला ज़मीन का टुकड़ा था, जहां मंबा के पापा बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा मक्का और बीन्स उगा पाते थे, मगर ये उनके पूरे साल के खाने के लिए काफ़ी नहीं होता था। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में पीटर नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार की फैक्ट्री थी जहां भेड़ों से ऊन बनती थी। वो लोग सब नए तरीके और टेक्नोलॉजी से काम करते थे। उनका परिवार ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाता था। देखा, मंबा और पीटर की ज़िंदगी कितनी अलग थी। मंबा को पानी और खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, जबकि पीटर के पास सब कुछ था। ये अंतर इसलिए था क्योंकि उनके पास जो ज़मीन, मिट्टी, पानी, जंगल और जानवर थे, उनकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क था। जहाँ जैसे रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी वैसे ही होती है। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि रिसोर्सेज जैसे लैंड कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और कैसे वो लोगों की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। ये तो थी हमारी कहानी की शुरुआत, जहाँ हमने देखा कि रिसोर्सेज कितने ज़रूरी होते हैं। तो चलो एक एक करके जानते हैं इन रिसोर्सेज के बारे में, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है लैंड। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि मांबा और पीटर की ज़िंदगी में लैंड का कितना बड़ा रोल था। अब चलो इस लैंड की कहानी को और करीब से जानते हैं। लैंड हमारे सबसे ज़रूरी नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है, मगर क्या तुम्हें पता है हमारी पूरी धरती का सिर्फ 30% हिस्सा ही ज़मीन है, और उसमें से भी सारे हिस्से पर हम रह नहीं सकते। इसका मेन रीज़न वहाँ की ज़मीन और मौसम है। जैसे जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं या रेगिस्तान या घने जंगल, वहाँ लोग कम रहते हैं, लेकिन जहाँ प्लेन एरियाज़ और नदियाँ होती हैं, वो जगह खेती के लिए बेस्ट होती है, इसलिए वहाँ बहुत लोग रहते हैं। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि लैंड सीमित है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, क्योंकि इसका कारण ज़मीन की नेचर और मौसम है। अब जब हमने लैंड के बारे में जाना है, तो चलो देखते हैं कि हम लैंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी लैंड यूज़। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि लैंड कितनी ज़रूरी है और पूरी धरती पर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। अब चलो देखते हैं कि हम इंसान लैंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लैंड का इस्तेमाल हम कई तरीक़ों से करते हैं, जैसे खेती के लिए, जंगल लगाने के लिए, घर बनाने के लिए और इंडस्ट्री लगाने के लिए। इसी को लैंड यूज़ कहते हैं। याद है, मांबा के पापा ज़मीन पर मक्का उगाते थे और पीटर की फैमिली भेड़ पालती थी। ये सब लैंड यूज़ के ही एग्जाम्पल्स हैं। लैंड का इस्तेमाल किस तरह होगा, यह कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे वहाँ की ज़मीन कैसी है, मतलब टोपोग्राफी, मौसम कैसा है, मिनरल्स और पानी कितना है। हम इंसानी फैक्टर्स जैसे पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी इसमें बड़े रोल प्ले करते हैं। लैंड दो तरह का होता है। पहला प्राइवेट लैंड, जो किसी एक इंसान का होता है, और दूसरा कम्युनिटी लैंड, जो सब लोग मिलकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पार्क। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग और उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, मगर ज़मीन तो लिमिटेड है। इसलिए लोगों ने कॉमन लैंड्स पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। शहरों में कमर्शियल एरियाज़ और घर बनाने के लिए, और गांवों में खेती के लिए। इससे लैंड डिग्रेड होती है, मतलब ज़मीन ख़राब होने लगती है। इसके अलावा लैंडस्लाइड्स और सॉइल इरोजन जैसे बड़े ख़तरे पैदा हो गए हैं। लैंडस्लाइड मतलब होता है ज़मीन का खिसकना, और सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का बह जाना। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि लैंड यूज़ क्या है और लैंड के ओवर यूज़ से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। We're playing Astroman on Astrocade. Okay, our goal is to deliver pizzas to Tony. Let's do it. But I लाया जा सकता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि लैंड कितनी ज़रूरी है और कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे लैंड डिग्रेडेशन जैसे मतलब मिट्टी का बह जाना। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि लैंड यूज़ क्या है और लैंड के ओवर यूज़ से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अब हम जानते हैं कि लैंड को कैसे बचाया जा सकता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि लैंड कितनी ज़रूरी है और कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं,
जिससे लैंड डिग्रेडेशन जैसे खतरे पैदा हो गए हैं। अब चलो जानते हैं कि हम लैंड को कैसे बचा सकते हैं। लोगों की पॉपुलेशन और उनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं। इस वजह से बड़े पैमाने पर जंगल और खेती वाली ज़मीन बर्बाद हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन के ख़राब होने की करंट स्पीड को रोका जाए। लैंड रिसोर्सेज को बचाने के कुछ आसान तरीके हैं। पहला, एफोरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। पेड़ मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। दूसरा, लैंड रिक्लेमेशन, मतलब बर्बाद ज़मीन को फिर से उपजाऊ बनाना। तीसरा तरीका, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना। और चौथा तरीका, चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, मतलब जानवरों को एक ही जगह पर ज़्यादा चरने से रोकना। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि लैंड डिग्रेडेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है और इससे बचने के लिए पेड़ लगाना, ज़मीन को ठीक करना, फर्टिलाइजर्स का सही इस्तेमाल और ओवरग्रेजिंग पर रोक लगाना जैसे कदम उठाना ज़रूरी है। अब हम लैंड से जुड़े एक और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की बात करेंगे, जो है सॉइल, क्योंकि बिना अच्छी मिट्टी के लैंड का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। सॉइल, पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कैसे लैंड को बचाना ज़रूरी है। अब लैंड से ही जुड़ा एक और बहुत ज़रूरी रिसोर्स है जिसका नाम है सॉइल, यानी मिट्टी। चलो अब इसकी कहानी को भी जानते हैं। लैंड की ऊपरी सतह पर जो पतली सी दानेदार लेयर होती है उसे मिट्टी कहते हैं। यह लैंड से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। अब सवाल ये आता है, ये मिट्टी बनती कैसे है? मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर जैसे पत्ते, मिनरल्स और टूटे हुए पत्थर होते हैं। ये सब वेदरिंग के प्रोसेस से बनते हैं, जिसका मतलब है पत्थरों का टूटना और गलना, बारिश, हवा और धूप से। जब मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर सही मात्रा में मिलते हैं तब मिट्टी उपजाऊ बनती है। पता है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। मिट्टी बनने के कई फैक्टर्स हैं, पर उनमें से कुछ मेन फैक्टर्स हैं। पहला, पेरेंट रॉक, मतलब जिस पत्थर से मिट्टी बनी है। दूसरा फैक्टर, मौसम, मतलब क्लाइमेट। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे ज़मीन का ऊंचा नीचा होना, मतलब टोपोग्राफी, और ऑर्गेनिक मटेरियल से मिट्टी बनने में लगा समय। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि सॉइल लैंड की टॉप मोस्ट लेयर होती है, और साथ ही साथ ये भी जाना कि ये कैसे बनती है और इसके बनने में कौन कौन से फैक्टर्स का रोल होता है। अब जब हमने मिट्टी के बनने और उसके फैक्टर्स के बारे में जान लिया है, तो अब हम जानते हैं कि मिट्टी को क्या क्या खतरे हैं और इसे कैसे बचाया जा सकता है, यानी डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि सॉइल कैसे बनती है और कितनी वैल्यूबल है, लेकिन सॉइल को भी बड़े खतरे हैं। अब हम उन खतरों और उनसे बचने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। मिट्टी के लिए सबसे बड़े खतरे हैं सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का कटाव, और उसकी डिप्लीशन, मतलब मिट्टी का ख़राब होना। इससे मिट्टी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होती है। मिट्टी के ख़राब होने के पीछे इंसानी और नेचुरल दोनों तरह के फैक्टर्स होते हैं, जैसे पेड़ काटना, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जानवरों का ज़्यादा चरना, जिसे हम ओवरग्रेजिंग कहते हैं, और केमिकल खाद का ज़्यादा इस्तेमाल। साथ ही साथ कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे तेज़ बारिश, लैंडस्लाइड्स और बाढ़। लेकिन हम मिट्टी को बचा सकते हैं, जिसके कुछ तरीके इस प्रकार हैं। पहला तरीका, मल्चिंग, मतलब पेड़ पौधों के बीच की खाली ज़मीन को सूखी घास से ढक देना, जिससे नमी बनी रहे। दूसरा तरीका, काउंटर बैरियर्स, मतलब ढलानों पर पत्थरों और घास से छोटी रुकावटें बनाना, जिससे पानी के साथ मिट्टी बह ना सके। तीसरा तरीका, रॉक डैम, मतलब पत्थरों को इकट्ठा करके छोटा सा बांध बनाना, जिससे पानी का बहाव धीमा हो। चौथा तरीका, टेरेस फार्मिंग, मतलब पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती करना। पांचवा तरीका, इंटरक्रॉपिंग, मतलब अलग अलग फसलों को ऑल्टरनेट रोज में लगाना। छठा तरीका, काउंटर प्लाउइंग, मतलब ढलान के पैरेलल हल चलाना। और सातवां तरीका, शेल्टर बेल्ट्स, मतलब पेड़ों की कतारें लगाना तेज़ हवा से मिट्टी को बचाने के लिए। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि सॉइल डेग्रेडेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है और इससे बचने के लिए मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम्स, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग
काउंटर प्लाविंग और शेल्टर बेल्ट्स जैसे तरीके बहुत इफ़ेक्टिव हैं। मिट्टी का सही होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लांट्स को उगाने में मदद करती है। लेकिन सिर्फ मिट्टी ही नहीं, प्लांट्स को उगाने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जो है वाटर। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और जानते हैं वाटर के बारे में। वाटर, पिछले टॉपिक में हमने बात की सॉइल और उसको बचाने के तरीकों की। सॉइल के बाद चलो जानते हैं एक और बहुत ज़रूरी रिसोर्स को जो है वाटर यानी पानी। पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। हमारी धरती का 3/4 पार्ट पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, ओशन का पानी नमकीन होता है और वह पीने लायक नहीं है। पीने लायक ताज़ा पानी की मात्रा केवल लगभग 2.7% है और उसमें से भी ज़्यादातर बर्फ़ के रूप में है जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। हमारे लिए सिर्फ 1% ताज़ा पानी ही अवेलेबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी अंडरग्राउंड, नदियों और झीलों में मिलने वाला पानी। पानी को ना तो धरती पर बढ़ाया जा सकता है ना घटाया। इसका टोटल वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। क्वांटिटी अलग अलग इसीलिए लगती है क्योंकि यह लगातार वाटर साइकिल से घूमता रहता है। जब इंसान बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ पीने या नहाने के लिए नहीं बल्कि खेती, इंडस्ट्रीज़ और बिजली बनाने के लिए भी, तो बढ़ती पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल पानी कम पड़ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक एवरेज इंडियन रोज़ लगभग 150 लीटर्स पानी यूज़ करता है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाने की डिमांड बढ़ रही है, शहरों का विकास हो रहा है और हमारा लाइफस्टाइल भी बदल रहा है। इन्हीं रीजंस से ताज़े पानी की सप्लाई कम होती जा रही है। या तो पानी के सोर्सेस सूख रहे हैं या पानी पोल्यूट हो रहा है। तो हमने समझा कि वाटर एक बहुत ज़रूरी रिसोर्स है, लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम है। हमारी बढ़ती ज़रूरतें पानी की कमी का कारण बन रही हैं। अब जब हमने पानी की प्रॉब्लम्स जान ली हैं, तो चलो समझें कि पानी को कैसे बचाया जाए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि वाटर कितना ज़रूरी है और कैसे हमारी बढ़ती ज़रूरतें पानी की कमी का कारण बन रही हैं। अब चलो देखते हैं कि इसे कैसे बचाया जा सकता है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लीन वाटर के सोर्सेज तक पहुंच बनाना है। इसलिए इस घटते हुए रिसोर्स को बचाने के लिए कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। भले ही पानी रिन्यूएबल है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल और पोल्यूशन इसे यूज़ करने के लायक नहीं छोड़ते। बिना ट्रीटमेंट के जब सीवेज, खेती के केमिकल्स और इंडस्ट्रीज़ का गंदा पानी पानी के सोर्सेज में मिलता है, तो ये बड़े कंटामिनेंट्स बन जाते हैं और पानी को जहरीला कर देते हैं। तो चलो जानते हैं पानी को बचाने के कुछ तरीके। पानी को बचाने के कुछ तरीकों में पहला तरीका है फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि जंगल और पेड़ पौधे पानी के बहाव को धीमा करते हैं और अंडरग्राउंड पानी को रिप्लेनिश करते हैं। दूसरा तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करके स्टोर करना। तीसरा तरीका है कैनाल लाइनिंग, मतलब नालों को प्रॉपरली लाइन करना ताकि पानी सीपेज से कम ना हो। चौथा तरीका है स्प्रिंकलर्स, फव्वारे का यूज़ करना खेती में पानी बचाने के लिए। पांचवा तरीका है ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन, जिसमें पानी सीधा पेड़ की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है और ये सूखे इलाकों में बहुत यूज़फुल है। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि वाटर रिसोर्सेज को बचाना कितना ज़रूरी है और इसके लिए वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करना, वाटर हार्वेस्टिंग करना और मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई लैंड, सॉइल और वाटर की, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की, जो इन रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कैसे हम पानी को बचाते हैं। अब लैंड, सॉइल और वाटर के बाद चलो चलते हैं एक और खूबसूरत दुनिया में। नेचुरल वेजिटेशन मतलब जंगली पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ उस पतले से एरिया में मिलते हैं जहाँ ज़मीन, पानी और हवा एक दूसरे से मिलते हैं, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं।
बायोस्फीयर में सारे लिविंग बीइंग्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं जिंदा रहने के लिए। इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। पेड़ पौधे और जंगली जीवन बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। पेड़ पौधे हमें लकड़ी, ऑक्सीजन, फल, दवाई देते हैं और मिट्टी को बचाते हैं। ऑक्सीजन, फल, दवाई देते हैं और मिट्टी को बचाते हैं। तो वहीं जंगली जीवन मतलब वाइल्ड लाइफ, इसमें जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े शामिल हैं। ये हमें दूध, मीट, वूल देते हैं। साथ ही साथ छोटे या बड़े सभी जानवर इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और कैसे वो बायोस्फीयर और इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अब जब हमने इनकी वैल्यू जान ली है तो चलो अब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और कैसे वो इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। अब चलो देखते हैं कि ये नेचुरल वेजिटेशन पूरी दुनिया में कैसे बनता है। नेचुरल वेजिटेशन यानी पेड़ पौधों की ग्रोथ मेनली टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है। दुनिया के मेन वेजिटेशन टाइप्स को 4 कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है। पहला फॉरेस्ट्स मतलब जंगल, दूसरा ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, तीसरा स्क्रब्स मतलब झाड़ियाँ और चौथा टंड्रा मतलब ठंडे इलाके के पेड़। यूजुअली वो इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बड़े बड़े घने जंगल होते हैं मतलब फॉरेस्ट्स। जहाँ मीडियम बारिश होती है वहाँ छोटे पेड़ और घास होती है मतलब ग्रासलैंड्स। वो इलाके जहाँ बहुत ही कम बारिश होती है वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ उग जाती हैं मतलब स्क्रब्स। और वो रीजन जहाँ आइस गिरती है मतलब पोलर रीजन्स में जहाँ बहुत सर्दी होती है वहाँ मॉसेस और लाइचन्स होते हैं मतलब टुंड्रा। आज बढ़ती पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए बड़े बड़े जंगल काटकर खेती के लिए ज़मीन बनाई गई है। इस वजह से पूरी दुनिया में जंगल तेज़ी से गायब हो रहे हैं। इसलिए इस वैल्यूएबल रिसोर्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करता है और इसके मेन टाइप्स हैं फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स और टंड्रा। लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से जंगल कम हो रहे हैं। अब जब हमने नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और उसको हो रहे ख़तरों के बारे में जान लिया है तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जाए, यानी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन दुनिया में कैसे बनती है और कैसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से जंगल कम हो रहे हैं। अब चलो देखते हैं कि हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। जंगल हमारी दौलत है। पेड़ पौधे जानवरों को घर देते हैं। क्लाइमेट में बदलाव और इंसानी एक्टिविटीज़ पेड़ पौधों और जानवरों के घरों के ख़त्म होने का कारण बन सकते हैं। कई स्पीशीज़ खतरे में हैं और कुछ तो ख़त्म होने की कगार पर हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी और लैंडस्लाइड्स जैसे फैक्टर्स इन रिसोर्सेज के ख़त्म होने की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। शिकार करना भी एक बड़ी चिंता है जिससे जानवरों की संख्या में तेज़ी से कमी आ रही है। इससे बचने के लिए कई स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जैसे कि जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलाना। इसके अलावा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। साथ ही साथ इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाए रखने के लिए स्पीशीज़ की संख्या को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके लिए जानवरों के शिकार पर सख्त लॉज बनाए गए हैं। सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जैसे जागरूकता प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूल के बच्चों को नेचर कैंप्स विजिट करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। और सच तो ये है कि पेड़ पौधों और जानवरों का कंजर्वेशन हर इंसान का कर्तव्य है। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को किन खतरों का सामना करना पड़ रहा है और इन्हें बचाने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना और कानून बनाना कितना ज़रूरी है। तो इस पूरी कहानी में हमने देखा कि कैसे लैंड, सॉइल,
वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे हमारे गलत कदम उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें और उन्हें बचाने की कोशिश करें तो ये सब रिसोर्सेज हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर।